हेलो बच्चों, मैं आपको 10वीं क्लास का साइंस विषय पढ़ा रही थी। इससे पहले मैं आपको इसमें मैंने पढ़ाया था चैप्टर 3। कौन सा था हमारा? धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा पाठ का नाम था। पाठ हमारा 3 है, ठीक है। तो इसमें पहले की वीडियो में मैंने इससे पहले बताया था आपको कि धातुओं और अधातुओं के गुणों को पढ़ाया था। तो हमने कौन सा पढ़ा था? भौतिक गुणों को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण होते हैं, यानी कि हम उनको देख के इस प्रकार कि मतलब जो उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उनको हम देख के पता कर सकते हैं कि हमारी धातुएं हैं या अधातुएं हैं। देखो, रासायनिक जो हमारी वो होती हैं गुण होते हैं, वो क्या होते हैं? मतलब हम किसी की अभिक्रिया किसी के साथ कराते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, ये ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है? रासायनिक गुण होते हैं, ठीक। तो वो हम लोग उसमें अभिक्रियाएं कराते हैं तब हमें वो पता चलता है, ठीक है। तो हमारे गुण जो होते हैं वो हमारे हम देख के, जैसे कि मान लो हमने धातुओं को पढ़ा था कि धातुएं चमकदार होती थी, ये क्या है कि भौतिक गुण है। अधातुएं हमारी चमकदार नहीं होती हैं, ये भी हमारा एक भौतिक गुण है। इन सबको मैंने आपको समझा दिया था, आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग इसमें धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण या गुणधर्म, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है, ठीक। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? मेटल्स, ठीक है। ये हमारे अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हमारा आता है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, वायु मतलब हवा, ठीक है। वायु के साथ अभिक्रिया या धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, या हम इसको बोलेंगे कि धातु का वायु में दहन, ठीक है। धातु का वायु में दहन, ठीक है। देखिए, अब इसकी अभिक्रिया हम किस तरह से कराएंगे। देखिए, अगर हम लोग मान लो कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? वायु में। अगर हम किसी भी धातु की अभिक्रिया वायु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। देखिए कि धातु की हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? मान लेते हैं वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है ना। तो हम लोग किस में कराएंगे? ऑक्सीजन वायु एक ही होता है ना। तो देखो, वायु में हमारे ऑक्सीजन होती है तो हम ऑक्सीजन में अभिक्रिया कराएंगे ना। तो हमने धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड हमें मिलेगा। देखो, धातु ऑक्साइड, ठीक। हमने धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? धातु का ऑक्साइड, यानी कि धातु ऑक्साइड। ये तो हमने एक शब्द समीकरण लिख ली, ठीक। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हमारा, ठीक है, हम एक धातु लेके चलते हैं। धातु आपको पता ही है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है, ये सब हमारी क्या है? धातुएं हैं, ठीक है। तो हम मान लो कॉपर लेके चलते हैं। देखिए, 2Cu, 2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अपनी जो हमारी समीकरण है इसको बैलेंस कर रखने के लिए, यानी कि संतुलित रखने के लिए, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड। धातु कौन सी हमने ली? कॉपर। तो कॉपर का ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, 2CuO। ये हमारा कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है। हमने क्या कौन सी ली धातु? देखिए, कॉपर ली। अभिक्रिया किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हमें मिला क्या? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु हमने कौन सी ली? कॉपर। तो धातु ऑक्साइड कॉपर ली। अगर हमें धातु कॉपर ली तो उसका ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। कौन सा? कॉपर का, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमें मिला। ये हमने चलो मान लो आपको एक समीकरण के द्वारा समझा दिया। अब हम एक और देखिए, आपको इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए आपको बताते हैं। एक हम एल्यूमिनियम का लेते हैं। देखिए,
एल्यूमिनियम हमारी धातु है ना, तो एल्यूमिनियम को लेते हैं 4Al प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे 3O2। 4 और 3 हमने इसलिए लगाया ताकि हम अपनी समीकरण को बैलेंस रख सकें, यानी कि संतुलित रख सकें। अगर हम पहले से नहीं लगाएंगे तो हमें बाद में इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, Al2 और O3। ये क्या है हमारा, देखिए धातु हमने कौन सी ली, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक। हमने ये हमारे क्या है, एल्यूमिनियम है, और ये तो आप जानते ही हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहली रासायनिक गुण हो गया हमारा धातु की वायु के साथ अभिक्रिया या धातु का वायु में दहन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए अगला हमारा गुण है, देखिए अब देखिए हमने धातु की जो है अभिक्रिया वायु के साथ कराई, यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई हमने धातु की। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका धातु का क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ऑक्साइड मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है ना। अब इसके साथ ही जो है जो धातुएं होती है हमारी, वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं, एक जैसे सभी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर के साथ उन्होंने अभिक्रिया की तो उसको ऑक्साइड बना दिया। हर धातु के साथ में वो उसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे कि हमारी सोडियम धातु हो गई, देखिए Na क्या होता है हमारा, सोडियम होता है। जैसे हमारी सोडियम धातु हो गई और हमारी पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम धातु हो गई। ये दो धातु हमारी होती हैं, वो जो है अगर हम लोग इनको वायु के संपर्क में लाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, तो ये आकस्मिक आग पकड़ लेती हैं। आकस्मिक आग का मतलब क्या है कि उसमें अचानक से इनमें आग लग जाती है। तो इसके लिए जो है इसको सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें कैरोसिन के तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है, ठीक। तो देखिए अब सोडियम और पोटेशियम के साथ वो अभिक्रिया उस प्रकार से नहीं करना है जिस प्रकार से उसने कॉपर और एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया की। देखिए इसके साथ अलग की ना, ठीक। ऐसे हमारी धातु आती, मान लो आयरन है, यानी कि लोहा है। जो लोहा होता है वो गर्म करने पर, अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो कोई भी अभिक्रिया नहीं देता। लेकिन लोहे का जो चूर्ण होता है, चूर्ण मतलब उसका जो चूरा होता है, ठीक है, लोहे का चूरा, वो जो होता है उसको गर्म करने पर वो तेजी से जलता है, ठीक है, उसमें आग जलती है, ठीक, तेजी से वो जलने लगता है। अब देखिए इसने अभिक्रिया अलग प्रकार से की, ठीक। ऐसे हमारा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। तो ये सभी जो होती हैं ये हमारी धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं वायु के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक। ऐसे हमारे देखो कॉपर था, मैंने आपको कॉपर के साथ अभिक्रिया दिखा दी। अगर हम लोग कॉपर को वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखेंगे तो उसके ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। किस रंग की, काले रंग की परत, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं एक प्रकार से अभिक्रिया वायु के साथ नहीं करती, वो अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं करती हैं। जैसे मान लो हमारी एक धातु जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, तो ये जो धातुएं हैं हमारी, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं वायु के साथ, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई धातु के साथ वायु की अभिक्रिया, ठीक है, या धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट इसका देखिए प्रॉपर्टीज है। देखिए नंबर 2 हमारा आता है धातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए नंबर क्या है हमारा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक टॉपिक हमारा और आता है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, कि हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, कभी शॉर्ट वगैरह में ये पूछ भी लिया जाता है कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, इसको जो है उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सी जो हमारी जो अभिक्रियाएं हैं कह सकते हैं, या फिर जो है शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको पता होना भी आवश्यक है, ताकि अगर कभी शॉर्ट में ये सब पूछ लिया जाए या वेरी मतलब उसमें, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए
उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है ये देखते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में, अम्ल के साथ भी और क्षारक के साथ भी, दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है और हमें उत्पाद में क्या देता है, लवण देता है, प्लस हमें जल देता है। ठीक है, क्या देता है, जल और लवण देता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, या कह सकते हैं बेधातु ऑक्साइड, जो अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया या क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा उत्पाद में हमें लवण और जल प्रदान करते हैं या देते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने बनाया था ना। देखिए, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं क्षारक के साथ भी और अम्ल के साथ भी, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, Al2O3 होता है। ठीक है, Al2O3, ठीक है, प्लस, यानी कि हम अभिक्रिया कराएंगे 6HCl। ये हमारा HCl क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, इसमें दोनों से अभिक्रिया करानी होती है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उसमें अम्ल और क्षारक दोनों के साथ ही अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा 2AlCl3, ये हमारा क्या है, लवण प्राप्त हुआ। प्लस हमें क्या मिल रहा है, देखिए जल। देखिए, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, धातु तो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें लवण मिल रहा है और हमें जल मिल रहा है। तो ये हमारा क्या है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारा। ये हमारा क्या है, अम्ल है। कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, लवण है। और हमें क्या मिल रहा है, जल। ठीक है, हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के तो आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हमें लवण मिल रहा, ये क्या है, हमारा लवण है और ये हमारा जल है। क्लियर हो गया एक समीकरण से। दूसरी हम किसके साथ कराएंगे, अब क्षारक के साथ। ठीक है, देखिए अब हम इसकी कराएंगे, देखो क्षारक के साथ। धातु ऑक्साइड भी तो क्षारक के साथ कराएंगे, क्योंकि हम उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो हम अपना क्षारक कौन सा लेंगे, वही पुराना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, क्षारक है। तो जब हम क्षारक के साथ कराएंगे तो भी हमें लवण ही प्राप्त होगा, 2NaAlO3। ये देखिए, ये भी हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण प्राप्त हुआ। कौन सा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये हमें क्या मिला, जल। ये हमारा क्या है, लवण। ठीक है, तो दोनों के साथ में Al2 आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे Al2। ठीक है, तो ये हमारा लवण प्राप्त हुआ और हमें जल मिला। तो दोनों ये विक्रिया मैंने आपको करके दिखा दी, अम्ल के साथ में भी और क्षारक के साथ में, और दोनों में हमें लवण मिल रहा है और हमें जल उत्पाद में मिल रहा है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर है। देखिए, नंबर 2 है रासायनिक गुणों में कि धातु की, अब किसके साथ, पहले हमने वायु के साथ अभिक्रिया कराई, अब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। धातु की जल के साथ अभिक्रिया। अब हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए, जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, जल के साथ, किसकी, धातुओं की, तो जो है हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगा और क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है, धातु ऑक्साइड या
धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड होता है वो जल में घुलनशील होता है, यानी कि घुलनशील का क्या मतलब होता है कि वो जल में घुल सकता है। ठीक है, तो जल में घुलकर वो क्या करता है, ये भी देखना है कि जल में अगर घुल तो जाता है तो वो करता क्या है, जल में घुलकर वह जल का यानी कि धल का नहीं धातु का हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए अब उसको हम आपको अभिक्रिया से समझाते तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो सभी धातुएं होती हैं हमारी वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये भी आपको पता होना आवश्यक है। देखो हम लोग धातु की किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए धातु ऑक्साइड या हमारा धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड कुछ भी प्राप्त हो सकता है, चाहे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। और हमें क्या मिल रहा था, मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये देखिए ये हमारी क्या है, एक शब्द समीकरण है। क्या है, शब्द समीकरण। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, इसी समीकरण को, इससे पहले जैसे मान लो हमने धातु का ऑक्साइड हमारा बना, धातु ने किसके साथ अभिक्रिया की, जल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धातु का ऑक्साइड और हमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील होता है तो वो उसमें जो है धातु का हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है या प्रदान करता है। वो देखिए किस प्रकार से, जो धातु ऑक्साइड हमारा बना है यहाँ से, धातु ऑक्साइड ये तो जल में घुलनशील था ना, यानी कि जल में घुलकर यानी कि जल के साथ इसको अभिक्रिया करा दो, ये तो इसका मतलब हो गया। तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। हो गया क्लियर, हुआ। देखो हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें धातु ऑक्साइड मिला और हमें हाइड्रोजन गैस मिली। अब देखो चूंकि यहाँ पे जो धातु ऑक्साइड होता है वो हमारा जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुल जाता है, और जल में घुलकर वह हमारे लिए क्या देता है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, यानी कि धातु ऑक्साइड की हम दोबारा से जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। लेकिन सभी जो हमारी धातुएं होती हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितनी धातुएं वो सभी जल के साथ अभिक्रिया करें, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सभी धातुएं वायु के साथ में भी अभिक्रिया जो करती हैं वो अलग अलग प्रकार से करती हैं, इसी प्रकार जो है धातुएं भी जो है वो सभी धातुएं जो है हमारी वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक, अब हम देखिए हमने इस तरह से आपको तो ये शब्दों के द्वारा आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण इसका देखते हैं। ठीक है, हमने धातु की किसके साथ अभिक्रिया करा है, जल के साथ। अब देखिए हम धातु लेके अपने चलते हैं, इसमें सोडियम धातु ले लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम धातु हमारी किसके साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ, और क्या हमें देगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, NaOH, और प्लस हमें क्या देगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए ये क्या हमारा सोडियम है, ये हमारी धातु है ना सोडियम, और ये हमारा क्या है, जल है हमारा। देखो जल के साथ ही तो धातु हमारी कौन सी है, सोडियम। हम ठीक है, फिर हमें क्या मिल रहा है, धातु ऑक्साइड मिल रहा है ना ये, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हमें ऑक्साइड मिलेगा या हमें हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पे क्या हमारी हाइड्रोजन गैस बनी या निकली। ठीक, ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा है, देखिए दूसरा हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम भी हमारी एक धातु है। ठीक है, तो कैल्शियम की हमने अभिक्रिया किसके साथ कराई, जल के साथ। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए जब हमने कैल्शियम की
अभिक्रिया कराई जल के साथ में तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है, देखो बुझा हुआ चूना, और हमारा इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारा क्या है, देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तो निकलना ही है। ये हमारा हो गया, देखिए दूसरी समीकरण हो गई, ठीक है, आया समझ में। तो देखिए आ गया समझ में। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं इसमें कि जो हमारा देखिए सोडियम होता है, सोडियम यानी जानते हैं ना Na, सोडियम जो होता है हमारी धातु होती है वो हमारी अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है, अधिक क्रियाशील होती है, ठीक। और हमारी जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी हमारी अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक। अब जैसे आयरन है हमारी यानी कि लोहा, तो आयरन जो होता है हमारा वो मध्यम क्रियाशील होता है। मध्यम मतलब ना ही वो कम क्रियाशील होता है ना ही वो अधिक क्रियाशील होता है, वो बीच का होता है यानी कि मध्यम रहता है, यानी कि मीडियम होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी धातु की जल के साथ में अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब जैसे कि हमने वायु के साथ अभिक्रिया कराई, उसी प्रकार जो है जो हमारी धातु जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से करते हैं, ठीक है। सभी धातु के साथ जो जल है हमारा वो अलग अलग तरह से अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे हमारा देखिए 2 गुण हो गए हमारे। अब हमारा तीसरा आता है, हमने धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करा ली यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा ली, और हमने जल के साथ भी अभिक्रिया करा ली। अब हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, देखिए धातु की अम्लों के साथ में यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। नंबर 3 है हमारा धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए हमने 2 गुण पढ़ लिए, तीसरा गुण है हमारा, पहले हमने किसके साथ पढ़ा, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, फिर हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई। अब हम कराएंगे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो हमारी धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देती हैं और क्या देती हैं, हमें हाइड्रोजन गैस देती हैं। देखिए जो धातु होती है हमारी वो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ में, तो क्या हमें देती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण यानी कि सॉल्ट, ठीक है। देखो धातु ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो हमें क्या देगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो अम्ल होगा यहाँ पे वो हमारा तनु अम्ल लिया जाएगा, ना कि हमारा सांद्र अम्ल, ठीक है। अगर सांद्र लेंगे तो उसमें जल्दी से वो अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें आग लगने का वो रहता है, तो इसलिए हम इसमें तनु अम्ल लेंगे, ठीक है, तनु अम्ल लेंगे यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा आपको तनु अम्ल ही लेना है। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। मान लो हमने धातु ली कौन सी, आयरन यानी कि लोहा, लोहा या हमारा आयरन, आया समझ में, ठीक है। देखिए अब हमने अम्ल लिया, अम्ल कौन सा लेंगे हम लोग, अपना वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। देखिए HCl ली, हमें क्या मिला, FeCl2 + H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ये हमारा लोहा यानी कि आयरन है, ये हमारा अम्ल है, और कौन सा अम्ल है, तनु, ठीक है। अब इसने क्या बनाया, लवण, लवण बनाया, कौन सा लवण बनाया, आयरन क्लोराइड यानी कि लोहे का क्लोराइड। देखो आयरन क्लोराइड, इसका नाम क्या है, आयरन क्लोराइड, FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड। ये हमारा क्या बना, लवण, और ये तो हमारी हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। देखिए क्लियर है बिल्कुल कि हमारा धातु कौन सा हमने लिया, आयरन, अम्ल कौन सा लिया, HCl, और हमें लवण में क्या प्राप्त हुआ, FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, और हमारी हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। इसके साथ ही अगर हमने आयरन के साथ की तो Al यानी कि एल्यूमिनियम के साथ भी इसी प्रकार से क्रिया होती है। देखो किस प्रकार, 2Al
प्लस हमारा HCl, ठीक है, 6HCl इसके में लेंगे तभी हमारी समीकरण ये बैलेंस होगी। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब इसके साथ में जब क्रिया की करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो हमें क्या देगा, ये लवण देगा। कौन सा लवण देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। 2AlCl3 प्लस हमारी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा लवण बना, क्या बना, ये भी हमारा ये लवण बना, ठीक है, समझ में आ गया। और ये हमारी क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गई। आया समझ में, देखिए, ठीक। अब देखिए हमारा ये आता है चौथा और लास्ट गुण है हमारा, देखिए इसका रासायनिक गुणों में हमारा चौथा और लास्ट गुण देखिए, चौथा है हमारा कौन सा, धातु की किसके साथ अभिक्रिया, बताइए, जो अन्य हमारे धातु लवण हैं, देखिए धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये देखिए धातु मान लो हमने, हमारी A धातु है, ठीक है, और हमारा लवण विलयन जो हमारा है वो B है मान लो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण विलयन A। देखो अभी उदाहरण से समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। लवण विलयन A और प्लस हमारी क्या निकलेगी, धातु B, देखिए, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लो हमने आयरन लिया, लवण हमने कौन सा लिया, देखिए लवण विलयन CuSO4, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, कौन सा, कॉपर सल्फेट, ठीक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, आयरन का सल्फेट या लोहे का सल्फेट, प्लस हमारी कॉपर, ये हमारा क्या है, आयरन का सल्फेट हो गया हमारा, देखो, और ये हमारा क्या बना, देखो कॉपर निकला। अब देखिए ये किस प्रकार हुआ, जो धातु A हमने ली, मान लो Fe यानी कि आयरन लिया, लवण विलयन हमारा CuSO4 हो गया, लवण विलयन A बना, यानी कि लवण विलयन A, यानी कि जो हमने यहाँ से देखिए हमारा जो आयरन है ये हमारा आया इधर, ठीक है, A वाली है ना धातु, तो लवण विलयन A हमारा ये है ना, यानी कि इसको उठा के हमने इधर रख दिया, ठीक है। SO4 यानी कि इसका सल्फेट, यहाँ से जो हमारा आयरन होता है वो हमारा अधिक जो है क्रियाशील होता है। जब अधिक क्रियाशील कोई भी तत्व होता है हमारा, वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके वो वहां पे अपनी जगह ले लेता है, उसको विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग करके अपनी जगह वो वहां पे बना लेता है। तो जो हमारा आयरन और कॉपर है, उसमें जो हमारा आयरन है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, और हमारी कॉपर जो है वो धातु हमारी कम क्रियाशील है। तो आयरन ने कॉपर को ऐसे विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया, और खुद जो है अपनी उसकी जगह पे खुद आ गया, यानी कि यहाँ पे इसको मान लो कॉपर को अलग कर दो और अपने आप को इसको बैठा दिया, यानी कि FeSO4 बन गया और कॉपर को इसने अलग कर दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी हमारी धातु है यानी कि तत्व है, वो हमारी जो है अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, यानी कि वो अलग हटा के वहां पर अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। ये हमारी हो गई धातुओं के रासायनिक गुण हो गए, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को समझिए इसे, अगर ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अधातुओं के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे।